साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों पता है मैं आपके लिए डेली यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके साथ में उनका विश्लेषण एक अच्छे तरीके से देखेंगे। साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों कि भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जीएस पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। वही साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों अगर भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे साथियों? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री शक्ति यानी कि निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला विकल्प है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश मंत्रियों ने की हो साथियों। ये बात बिल्कुल साथियों क्या है? सही है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। देखते हैं अगला विकल्प मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है साथियों। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की क्या करता है? बैठक की अध्यक्षता करता है। तीसरा विकल्प है साथियों वह सभा पटल पर राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा करता है साथियों। तो यानी कि वह सभा पटल पर राज्य की क्या है इसमें राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो साथियों जो प्रधानमंत्री होता है वह सभा पटल पर राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा नहीं करता है बल्कि किसकी करता है? केंद्र सरकार की नीतियों की क्या करता है? घोषणा करता है। केंद्र सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा और यही बात गलत है। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर बताइए साथियों। इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर बताओगे तो आपको मानूंगा। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है बताइए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो आप सोचेंगे कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नहीं साथियों, जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति होता है ना साथियों, वो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बने रहेंगे, यह बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75(2) में यह बात की गई है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ये बात अनुच्छेद 75(2) में कही गई है। अब देखते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करता हूँ मैं आपसे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। जैसे कि एक अनुच्छेद आता है साथियों आर्टिकल 74, यानी कि आर्टिकल 74 की बात करते हैं। यानी कि आर्टिकल 74 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। अब आर्टिकल 75 का वन क्या कहता है? 75 का वन कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब आर्टिकल 75(2) में क्या कहा गया है? अभी ये सवाल को हमने देखा था। आर्टिकल 75 का जो 2 क्लॉज है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति
जो मंत्री रहेंगे ना, मंत्री वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, ये बात कही गई थी। जो मंत्री रहेंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। अगली बात आती है 75(3) की, तो अति महत्वपूर्ण है। 75(3) क्या कहता है? 75 का जो 3 क्या कहता है? 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद होगी साथियों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब 75 का 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि मंत्री बनने से पहले मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ, यानी कि मंत्री बनने से पहले उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अब एक आता है 75 का 5 क्या कहता है? 75 का 5 कहता है कि अगर कोई मंत्री सदन का हिस्सा नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री सदन का हिस्सा नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जैसे कि एक प्रश्न पूछेगा, जो पीएम सहित प्रधानमंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में कितनी होती है? यानी कि पीएम सहित मंत्रिमंडल में कितनी संख्या होती, सदस्यों की कितनी संख्या होती है? सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, पूरे मंत्रिमंडल के 15% से अधिक नहीं होगी। जो मंत्रिमंडल में होगी ना, जो पूरा मंत्रिमंडल होगा, तो उसमें क्या होगा? पीएम सहित पूरे मंत्रिमंडल के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए साथियों। ये बात कहाँ की गई है? ये 75 के 1 में की गई है। कहाँ पर? 75 के 1 में सब बातें की गई हैं साथियों। अब बात करते हैं, एक अगला सवाल बनता है अति महत्वपूर्ण की बात पूछता है कि जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो या फिर वो इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? बर्खास्त हो जाएगा। तो जब बर्खास्त होने की प्रक्रिया होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान में इसको शून्यता के नाम से जाना जाता है। शून्यता के नाम से क्या जाना जाता है? अब साथियों एक बात और पूछता है कि जब कोई मंत्री इस्तीफा दे दे और मृत्यु हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई प्राइम मिनिस्टर बर्खास्त हो जाए या फिर मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता, तो उस स्थिति को शून्यता कहते हैं। लेकिन जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है मंत्री की, तो उसे कहते हैं रिक्तता। क्या? उसे कहते हैं रिक्तता की स्थिति। रिक्तता की स्थिति किसे कहते हैं? जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है या फिर मृत्यु हो जाए, और प्रधानमंत्री जब इस्तीफा या मृत्यु हो जाए तो क्या किसे कहते हैं? उसे कहते हैं शून्यता। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है साथियों? अति महत्वपूर्ण है। तो अगर साथियों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74, 75, 77, 77 और 78। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 78 यानी कि 78। ये कहता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 78 में साथियों। अब क्या पूछेगा आपसे, तो हमेशा याद रखेंगे, यानी कि जो अनुच्छेद 78 तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 77 क्या कहता है? यानी कि भारत सरकार का कार्य संचालन कौन करता है? ये भारत सरकार का, यानी कि ये कहता है भारत सरकार का कार्य संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अभी मैंने आपको 74 भी बताया, 75 भी बताया साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? साथियों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा, केंटुकी को। किसको? केंटुकी को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जो यूएसए है उसमें कितने राज्य हैं? जो यूएसए है उसमें कितने राज्य हैं? यूएसए में अगर राज्यों की मैं संख्या पूछूं आपसे, कितने राज्य हैं यूएसए में, तो हमेशा याद रखेंगे साथियों इसमें कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने? 50 राज्य हैं। अब यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? वहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, तो अलास्का। क्या? अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है साथियों। अब पूछेगा कि जो अमेरिका है वो यूएसए में आता है, जो अमेरिका है वो कहाँ आता है? यूएसए में आता है।
अगर अमेरिका की बात करें साथियों तो ये क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ये चौथा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर फोर्थ राज्य है साथियों, चौथा देश है। और साथियों यूएसए का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा है। और आज़ाद कब हुआ था साथियों अमेरिका, ये 4 जुलाई 1976 को, 4 जुलाई 1976 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। और पूछता है कि यूएसए का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो हमेशा याद रखेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है यूएसए का, ये साथियों रोड द्वीप। क्या, रोड द्वीप, ये क्या है, ये यूएसए का सबसे छोटा राज्य है। वहीं पूछता है कि बिग एप्पल कौन सा, किसको कहा जाता है, यूएसए बिग एप्पल किसको कहा जाता है साथियों, ये न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। और यूएसए में एक लौह इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है, लौह इस्पात की राजधानी पीट्सबर्ग को कहा जाता है, किसको, पीट्सबर्ग को कहा जाता है। अब साथियों बात करता हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण और बातों की, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश बताइए, तो हमेशा याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है, ये आपका रूस है। एंड दूसरा कौन सा है, कनाडा। तीसरा कौन सा है साथियों, चीन है, क्षेत्रफल के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं सभी की, चीन। चौथा है साथियों अमेरिका, कौन सा, अमेरिका चौथा है, अमेरिका कौन सा है, चौथा है। और पाँचवा कौन सा है साथियों, ब्राज़ील पाँचवा है, पाँचवा देश ब्राज़ील है। और छठवां साथियों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा, छठवां है। और सातवां साथियों भारत, हमारा देश भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर। आठवां पूछता साथियों अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना 8वां देश है। और फिर पूछता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कौन से नंबर पर है साथियों, यानी कि 7, 8, 9वें स्थान पर कजाकिस्तान है। उसके पास साथियों अल्जीरिया, क्या, अल्जीरिया। ये ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर क्या साथियों, अल्जीरिया। अब देखते साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन सभी को तैयार कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है लगातार। प्रश्न कह रहा है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है साथियों, उस जल डमरू मध्य का क्या नाम है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है साथियों, इसका सही उत्तर बताइए। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करता हूँ तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ साथियों, यानी कि जो टॉरेस है ना, टॉरेस जल डमरू ये किसको जोड़ता है, ये न्यू गिनी को किससे, ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनी को जोड़ता है। वहीं जो डोवर जल डमरू मध्य है ये इंग्लिश चैनल को, जो इंग्लिश चैनल है आपका, इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ता है, ये उत्तरी सागर से जोड़ता है। आई बात समझ में नहीं आई। एक पूछता है आपसे जो मलक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, मलक्का जल डमरू मध्य। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि जो लेपचा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे, जो लेपचा थे वो किस राज्य के आरंभिक निवासी थे साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, जो लेपचा थे वो सिक्किम के आरंभिक निवासी थे। अब साथियों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अब मुझको ये बताइए कि कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करता हूँ मैं अभी। मैंने आपसे पूछा कि भारत की जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना है साथियों, जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या में जो जनजाति का परसेंट कितना है, जनजाति का परसेंट कितना है, तो हमेशा याद रखेंगे साथियों 8.6%। कितना, 8.6% क्या है, ये है साथियों। आगे देखते हैं लिंगानुपात कितना है इसका, तो 990, कितना, 990 इनका लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है साथियों बताइए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, तो साथियों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, गोवा है साथियों। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य गोवा है, यानी कि 1040। दूसरी बात करता हूँ सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बताइए मुझे, तो साथियों सबसे कम कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में कितना है साथियों, 924। आई बात समझ में नहीं आई। सबसे अधिक गोवा में, सबसे कम जम्मू कश्मीर में। अब मुझे कुछ साथियों बताइए, ये बताइए कि
जो बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है साथियों? बोडो असम में पाई जाती है, असम की जनजाति है बोडो। और भील की बात करूँ साथियों, ये राजस्थान में सबसे अधिक है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है और फिर छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है साथियों। सबसे अधिक राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। साथियों एक पूछा थारू की बात करते हैं तो ये यूपी में, थारू यूपी, उत्तराखंड एंड साथियों नेपाल में थारू जनजाति, यूपी, उत्तराखंड, नेपाल में। और साथियों एक बात हमेशा याद रखना, जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में कौन मनाते हैं? थारू जनजाति के लोग बनाते हैं। अब एक पूछ रहा है साथियों संथाल। अगर मैं संथाल की बात करूं तो संथाल आपका झारखंड में है साथियों और बिहार में है। आई बात समझ में नहीं आई? और आपका बात करते हैं मुंडा की, कई बार पूछा गया है। मुंडा साथियों झारखंड में पाई जाती है, यानी कि झारखंड में। अब यानी कि बोडो असम में साथियों, भील राजस्थान में सबसे अधिक, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, थारू यूपी में, उत्तराखंड में और नेपाल में साथियों। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और संथाल कहाँ है साथियों? झारखंड में और बिहार में। और मुंडा साथियों झारखंड में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे ये बताइए कि जो मुंडा जनजाति है भारत में कहाँ पाई जाती है? अभी इसकी मैंने चर्चा की है, इस प्रश्न की अभी चर्चा की थी। जो मुंडा जनजाति है भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, झारखंड राज्य में पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों। किसी भी परीक्षा में बैठ जाना साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको 101% मिलेंगे। और जो विश्लेषण है वो तो अति महत्वपूर्ण है ही साथियों। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? बताइए मुझको, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? बताइए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। साथियों अगर बात करूँ इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह है। अब बात करते हैं साथियों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अगर मैं शुक्र की बात करूं साथियों, सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है, सबसे चमकीला साथियों ग्रह। आई बात समझ में नहीं आई? दूसरा, इसका जो घनत्व होता है, घनत्व पृथ्वी के समान होता है। घनत्व पृथ्वी के समान है और लगभग कितना है साथियों? 5.34। ठीक है साथियों। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का है साथियों, हमेशा याद रखेंगे, पृथ्वी का है 5.5 घन सेंटीमीटर की क्यू साथियों। यही बात समझ में नहीं आई? अब बात करते हैं, अब इसमें एक प्रश्न पूछेगा जो पृथ्वी के सबसे निकट है साथियों, कौन सा? पृथ्वी के सबसे निकट। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे, इस पर जो शुक्र ग्रह है उस पर क्या है? CO2 सबसे अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। और हमेशा याद रखेंगे जो शुक्र है वहाँ पर SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के बादल कहाँ पाए जाते हैं? ये शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं। और साथियों एक बात अति महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह के बारे में हमेशा याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि एक प्रश्न पूछेगा अभी आपसे, कहने का मतलब क्या है? जो शुक्र ग्रह है ना साथियों, वीनस, जो शुक्र ग्रह है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो यह है वह है पश्चिम से, यानी कि सभी ग्रह, जैसे कि मैंने कहा ये पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है साथियों। और इसके साथ ऐसा कौन दूसरा ग्रह है? एक साथियों कौन सा? अरुण ग्रह भी। जो अरुण और शुक्र ग्रह होते हैं ये हमेशा सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कैसे? सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अन्य ग्रह कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व और शुक्र और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम साथियों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। शुक्र के बारे में और जानकारी क्या ग्रहण करेंगे साथियों? इसको सांझ का तारा, क्या इसको सांझ का तारा कहा जाता है? एंड भोर का तारा भी कहा जाता है साथियों, भोर का तारा कहा जाता है। और साथियों यानी कि सुबह और शाम को आप इसको साफ देख सकते हैं, शाम को और सुबह। क्यों कहा जाता है साथियों सांझ का तारा और भोर का तारा? बिल्कुल सुबह और शाम को साथियों, सुबह और शाम को आप इसे अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं। और साथियों एक बात और महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है, जो शुक्र है साथियों, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमेशा याद रखेंगे शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है साथियों। और इसके साथ जो बुध ग्रह है ना साथियों, बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो शुक्र ग्रह होता है वो सबसे चमकीला होता है, पृथ्वी के समान इसका घनत्व होता है, इसलिए इसको जो इसकी जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। कितना होता है? 5.34 घन सेंटीमीटर की क्यूब होता है इसका घनत्व।
पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 घन सेंटीमीटर के क्यूब साथियों, और ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये क्या है, तापमान, इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है साथियों, जो तापमान होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है। अब जो शुक्र ग्रह है, यहाँ पर SO2 के बादल पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या बादल पाए जाते हैं। और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमता है और अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। इनके अलावा अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। केवल 2 ग्रह ये ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अब जो शुक्र ग्रह साथ ही इसको सांझ का तारा, भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इनको सुबह और शाम को इनको साफ देख सकते हैं बिल्कुल। और साथियों एक अति महत्वपूर्ण बात इस ग्रह की, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों, और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। साथियों मैंने इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराई। तो साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नों की सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और जीके एंड जीएस के अंदर प्रश्नों के साथ साथ फैक्ट और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी ग्रहण करते रहें। साथियों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।